आज हम एक न्यू चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो अभी तक हमने जितना पढ़ाई किया हुआ है ना, उसमें हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था इसके बारे में, है ना, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि चार्ज जब रेस्ट रहेगा और उसका मतलब रेस्ट के दौरान क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर चार्ज का होता है, चार्ज क्या होता है ना, ये सब चीज के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देन हो गया कैपेसिटेंस, ये सब को स्टडी करने के बाद में, लेकिन ये जितना भी चैप्टर हमने पीछे में स्टडी किया था वो सब में हम एक चीज को कंसिडर ये कर रहे थे कि चार्ज जो है वो रेस्ट में है, मतलब उसका चार्ज का मोशन हो तो जाएगा, मान के चलो कुछ चार्जिंग वार्जिंग करने के दौरान मोशन तो हो जाएगा, बट हमारा फाइनली जब हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं उस समय जो भी प्रॉपर्टी उसका रहा होगा उस समय चार्ज को हम रेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे चार्जिंग, जब कैपेसिटर को चार्जिंग किया जाता है तो चार्जिंग के दौरान चार्ज का फ्लो होता है, बट आफ्टर फुल चार्जिंग के दौरान चार्ज फ्लो होता है, लेकिन चार्ज जब पूरा फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा सारा स्टडी होता था। लेकिन अभी हम ये स्टडी करेंगे वही चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो ये मोशन करने का कारण क्या होता है, मतलब सिंपली फ्लो का कारण क्या होता है चार्ज पार्टिकल का, या चार्ज का फ्लो का कारण क्या होता है, क्यों चार्ज फ्लो करता है। और जब चार्ज फ्लो करेगा किसी मटेरियल के थ्रू से, है ना, वो मटेरियल में चार्ज जब फ्लो करेगा तो क्या क्या स्पेशल बिहेवियर, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा, और कैसा कैसा मटेरियल, क्या सभी मटेरियल के थ्रू से चार्ज फ्लो कर जाते हैं, कैसा कैसा मटेरियल सब चार्ज को अलाउ करते हैं अपने थ्रू से पास करने के लिए, है ना। उसके बाद में करंट डेवलप कैसा होता है, करंट का मीनिंग क्या होता है, सब चीज को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज ये हो गया कि देखो करंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। तो हम करंट जो वर्ड यूज करते हैं ये इसका मतलब होता है सिंपली फ्लो। एक फ्लो वर्ड के लिए हम लोग करंट का एक वर्ड करंट हम यूज करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल हो गया, मैं वर्ड यूज किया वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब होता है वाटर का फ्लो इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सिंपली एयर करंट, हवा का फ्लो इन ए गिवन डायरेक्शन, इसी प्रकार से हम बहुत सारे जगह में करंट वर्ड यूज करते हैं। हीट करंट, हीट का फ्लो इन ए गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पे सवाल ये हो गया कि करंट जो होता है, करंट का मतलब किसी भी चीज का एक प्रकार का फ्लो एक गिवन डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये करंट होता क्यों है, क्यों एक गिवन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, क्या कारण होता है। तो याद रखने का चीज है, यदि मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर करंट का, तो देखो वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है। हम जानते हैं हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड की तरफ, या सिंपली मैं बोल सकता हूं ज्यादा हाइट से लो हाइट की तरफ वाटर अपने आप ही फ्लो करता है। बोला ऐसा क्यों होता है, तो डेफिनेटली इसका मेन कारण होता है ग्रेविटी यूज कर सकते हो, या बेसिकली हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं कि मतलब हाई जगह में, मतलब यदि हाई अल्टीट्यूड में है, हाइट ज्यादा है, तो वहां पे रहने वाला वाटर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, और जिधर लो अल्टीट्यूड होगा या लो हाइट रहेगा वहां पे तुम्हारा क्या होगा वाटर में पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। और मैंने तुमको स्टार्टिंग से बता के रखा हुआ है कि दुनिया में वो प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियसली होता है, अपने आप ही होता है, जिसमें हमारा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वाटर का जो करंट हो रहा है, वाटर का जो फ्लो चल रहा है गिवन डायरेक्शन में, वो ना, ये हमारा उसका एक्चुअल में एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, या सिंपली मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, इसका फ्लो चल रहा है। सिमिलरली यदि मैं हीट का फ्लो बोलूं तो हीट एक जगह से दूसरी जगह को हीट एनर्जी क्यों फ्लो करेगा, तो इसका मैं कारण बता सकता हूँ, नहीं टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा मे भी दोनों पॉइंट के बीच में, और वही टेम्परेचर का डिफरेंस है ना के कारण क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। कब तक हीट फ्लो करते रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर का कंडीशन सेम ना हो जाए या टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक हीट का एक फ्लो चलने वाला है। तो देखो सभी का फ्लो, अच्छा करंट का वाटर एयर करंट मान लेते हैं, वह एयर करंट वाला केस में क्या होता है, एयर का एक गिवन डायरेक्शन में फ्लो होता है जिसे हम विंड बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि विंड बहेगा क्यों, तो इसका कारण होता है, इसका कॉज होता है प्रेशर डिफरेंस। एक जगह में बहुत लो प्रेशर, एक जगह में हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर जो लो प्रेशर अपने आप ही तुम्हारा क्या होगा, विंड का फ्लो होगा, या मतलब सिंपली एयर का फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड विंड। मतलब देखो सभी प्रकार का करंट में हमको एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि कोई एक फैक्टर रह रहा है, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कोई एक ड्राइविंग फोर्स रह रहा है जो कि क्या कर रहा है, इनका फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, हम कंडक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू से, है ना,
हमारा क्या होता है, एक फ्लो ऑफ करंट हम उसमें जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए जो कॉज होता है वो होता है हमारा ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अच्छा, मतलब या सिंपली हम बोल सकते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा हुआ है, जब तक दो बॉडी चार्ज बॉडी है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से यदि कनेक्ट कर देते हैं तो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक एक चार्ज का फ्लो चलेगा। ठीक है, मतलब हमने एक चीज समझा है कि चार्ज का फ्लो यदि एक हमारा एक वायर में कराना है तो या एक मेटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू से कराना है तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल का दोनों एंड में जहां से जहां तक हमको चार्ज को फ्लो कराना है वहां पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब हमारा चार्ज का फ्लो के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वायर में पोटेंशियल का या मटेरियल में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए जहां से जहां के बीच में हमको चार्ज को फ्लो कराना है। मतलब यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट बोले या सॉरी इलेक्ट्रिक करंट बोले, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, बट इलेक्ट्रिक करंट बोले मतलब सिंपली चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिक फॉर चार्ज है ना, और करंट मतलब फ्लो। तो इन शॉर्ट वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, कितना तेजी से चार्ज का फ्लो हो रहा है गिवन डायरेक्शन में, और उसका कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली मैं बोलने वाला हूं करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए मटेरियल। मैं वर्ड यूज कर ले रहा हूं कंडक्टिंग मटेरियल। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू से कितना तेजी से, कितना मतलब स्पीडली हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब रेट कितना तेजी से हमारा, कितना रेट से विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा चार्ज का फ्लो चल रहा है, तो इसी को ही हम बोलते हैं करंट। तो याद रखना, हमारा जब इलेक्ट्रिक करंट का बात आता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक मटेरियल के थ्रू से कितना तेजी से चार्ज का फ्लो चल रहा है। मैं अदर करंट के बारे में भी डिस्कशन किया, तो ये जो हमारा मेन करंट हम डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बात चल रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल है कि ये फ्लो क्यों करेगा। मैं भी रीजन 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही डिस्कशन किया था कि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए, एक गिवन डायरेक्शन में उसका फ्लो चलने के लिए डेफिनेटली दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा क्वांटिटी डिफरेंस होना चाहिए जिसके कारण हमारा उसका फ्लो मेंटेन हो रहा है। जैसा एयर का फ्लो के लिए हमारा चाहिए प्रेशर डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में, तभी फ्लो करेगा। सिमिलरली एयर करंट, अपना वाटर करंट के लिए यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करें, या ग्रेविटी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम बोल सकते हैं, जो कि ड्राइव कर रहा है एक डायरेक्शन में, वाटर को फ्लो करवा रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी हमारा क्या चाहिए, चार्ज को एक गिवन डायरेक्शन में फ्लो करना है, ज्यादा मतलब चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजना है, तो हम लोग समझ सकते हैं जो दो पॉइंट के बीच में चार्ज का फ्लो कराना है वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है हम यहाँ पे यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आई थिंक ये सब समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हो गया, हमने समझ गया कि हाँ करंट एक्चुअल में होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, सवाल यह है कि यदि चार्ज फ्लो करना चाहता है तो क्या सभी मटेरियल चार्ज को अलाउ करते हैं, क्या चार्ज का फ्लो सभी मटेरियल के थ्रू से हो सकता है क्या, है ना। हम समझ रहे हैं कि एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए, या एक एनर्जी का सोर्स चाहिए जो कि चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह को, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को फ्लो करा दे। लेकिन हम जानते हैं सारे मटेरियल जो है ना, बराबर हिसाब से चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं। कुछ कुछ मटेरियल पूरा फ्रीली अलाउ करते हैं, चार्ज फ्लो कर जाओ सरफेस से या उसके बॉडी के थ्रू से, है ना। कुछ कुछ मटेरियल क्या करते हैं, ज्यादा अलाउंस मतलब ज्यादा अलाउ प्रोवाइड नहीं करता, या ज्यादा उन लोग मतलब अपने थ्रू से चार्ज को अलाउ करना मतलब फ्लो का अलाउ नहीं करते हैं, है ना। और कुछ कुछ मटेरियल तो बिल्कुल भी चार्ज का फ्लो का अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम एक काम कर सकते हैं, जितना भी मटेरियल है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग पहले तो हम लोग करंट के बारे में हल्का हल्का डिस्कशन किए, करंट एक्चुअल में होता क्या चीज है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि करंट का मतलब मैं अभी से एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। एक मटेरियल के थ्रू से कितना तेजी से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है और उसका फ्लो चल रहा है, और इसी को ही हम सिंपली बोलने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इकट्ठा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया इसका सिंबल। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल आई या स्मॉल आई तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज dq by dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ चार्ज।
मतलब एक पार्टिकुलर स्मॉल टू स्मॉल समय के अंदर में एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल समय में कितना चार्ज एक मटेरियल के थ्रू से पास कर रहा है एक दो पॉइंट के बीच में। जैसा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक वायर ले लेता हूं, मान के चलो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कितना अमाउंट का चार्ज गया एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर में, उसी को हम बोलेंगे सिंपली करंट। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द मटेरियल। ओके, जो मटेरियल चार्ज को फ्लो को अलाउ करता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, जो बिल्कुल अलाउ नहीं करता है हम इंसुलेटर बोलते हैं। इसका बारे में हम डिटेल में और एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चार्ज के लिए जो सिंबल होता है दैट इज आई, उसका फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या मोस्ट यदि मैं करेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो आई इक्वल टू होता है लिमिट के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, है ना, और यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाय डी टी। मतलब ये क्या लिखा हुआ जरा समझने की कोशिश करो। करंट थ्रू ए मटेरियल जो भी रहा होगा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, या सिंपली बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, या चेंज इन चार्ज पर स्मॉल टाइम, या चेंज इन टाइम, मतलब कितना टाइम लिया उसने और कितना चार्ज का फ्लो किया, मतलब चार्ज का चेंज कितना हुआ, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट चार्ज कितना अमाउंट में फ्लो किया है, डेल्टा टाइम मतलब डेल्टा टी टाइम, मतलब कितना टाइम उसने लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये स्मॉल यदि एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम इंटरवल होता है जिसमें हमने चार्ज का फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसी समय उसी चीज को हम क्या करते हैं डी क्यू बाई डी टी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव टर्म में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि करंट को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज डी क्यू बाय डी टी, ये मेन फॉर्मूला है। बट यदि कांस्टेंट रेट से यदि फ्लो कर रहा है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, मतलब कितना चार्ज फ्लो किया है और कितना टाइम उसने लिया हुआ है। ये चीज को हम दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग चाहे तो क्यू इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, कितना चार्ज मतलब करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है तो हम चार्ज का वैल्यू पता लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले इसमें से हम निकाला जा सकता है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने पहला पढ़ा है सिंबल क्या होता है। अब इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो पहला चीज हम लोग याद रखना, करंट को हम जो बोलते हैं ये हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। जब हमने 11th पढ़ा था उस समय एक चीज हमने डिस्कशन किया था कि हमने टोटल जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उसको 7 क्वांटिटी मतलब 2 कैटेगरी बांटा गया है हमारा। उसमें एक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक हो गया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटीज को हमने जगह दिया था, उसमें से करंट भी एक तो था, मतलब करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो पहला हो गया करंट का मतलब हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने करंट का एक फॉर्मूला सिंपल ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि करंट एक हमारा क्या होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में इसको लिया जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि करंट जो होता है वो होता है स्केलर की वेक्टर। याद रखना, करंट जो होता है वो एक प्रकार का तुम्हारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, बहुत जन कंफ्यूज ये रहता है कि नहीं, एक यदि एक वायर है, मान के चलो एक वायर में करंट कुछ मान लो 2 एम्पियर 3 एम्पियर आ रहा है और वो मान लो 2-3 वायर हमें बढ़ जा रहे हैं। मान लो एक वायर में मान लो 10 एम्पियर का करंट आया और 10 एम्पियर का करंट आने के बाद में मान लो 2-3 हिस्से में बढ़ गया, तो 2-3 हिस्से में बढ़ गया, मान लो इसमें चलेगा 5 एम्पियर, इसमें चलेगा 3 एम्पियर, इसमें चलेगा मान लो 2 एम्पियर। मतलब जितना एक्चुअल में करंट इस पॉइंट को एंटर करेगा उतना ही पॉइंट क्या होंगे, बाहर निकल जा रहे हैं। ये हमारा एक्चुअल में देखने को मिलता है कि एक वायर से मान लो मतलब ब्रांचिंग हो जा रहे हैं बहुत सारे, तो एक वायर में आने वाला टोटल करंट है ना, ब्रांच में जितना जाएंगे सभी का टोटल करंट के बराबर होता है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना चार्ज इस पॉइंट तक पहुंचेगा उतना ही चार्ज को क्या होना, बाहर निकलना रहेगा उसी टाइम के अंदर में। मतलब इस पॉइंट में कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए। इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि जितना चार्ज या जितना तेजी से चार्ज यहां तक फ्लो हो जाएगा उतनी ही तेजी से उसको बाहर निकलना रहेगा ऑल पॉसिबल वे से। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना चार्ज इस पॉइंट को आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। और इसका एडिशन करने का तरीका देखो, एडिशन तो सिंपल एडिशन टाइप का लग रहा है, जितना करंट आया टोटल ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन ये सब का लगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। मतलब करंट को हम स्केलर में इसलिए रखते हैं, बहुत जन का डाउट ये रहता है करंट स्केलर में क्यों है। अरे करंट तो उसका डायरेक्शन होता है, करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन होने से तो वेक्टर क्वांटिटी बोलना चाहिए था। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलेशन में हमारा वेक्टर एडिशन जैसा एक बॉडी के ऊपर में
मैं बोला ये बॉडी हमारे पास है, इसके ऊपर में फोर्सेस कुछ फोर्सेस यहाँ पे 10 न्यूटन है, मान लो इधर 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो हम रिजल्टेंट पता कैसे लगाते थे? रिजल्टेंट पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट फोर्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ऐसा करके हम रिजल्टेंट निकालते थे। फोर्सेस यदि हमको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला के थ्रू से वेक्टरली हम उसको ऐड करते थे और आंसर भी सही आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वेक्टर तुम वायर को ऐसा सीधा सीधा रखो, ऐसा ब्रांचिंग करो या तुम ऐसा ब्रांचिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चार्ज को जैसा फ्लो करना है वैसे ही चार्ज को हम सिंपली, या करंट का जो वैल्यू रहेगा वो जितना करंट एंटर करेगा एक पॉइंट को, उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा। और उसको हम लोग वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर एडिशन कर लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता है, इसी के लिए हम इसको वेक्टर कैटेगरी में डालते ही नहीं, डायरेक्शन होने के बावजूद। दैट्स व्हाई हमारा करंट जो होता है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी के अंदर में हम उसको यूज रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया अभी तक हमने क्या पढ़ा? करंट क्या होता है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था करंट का फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, है ना। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि करंट को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डालते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में हमने पढ़ा कि नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इंस्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन होने के बावजूद उसको हम स्केलर इसलिए बोलते हैं कि इसको एडिशन जो है नॉर्मल एडिशन चल रहा है, वेक्टर एडिशन का जरूरत नहीं है इसमें। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन स्केलर क्वांटिटी, उसको हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर में डालते हैं इसको। नेक्स्ट हो गया हमारा इसका यूनिट एंड डायमेंशन। इसका यूनिट क्या होगा? देखो इसका बेसिकली ऐसा यूनिट में दिया गया है, उसका यूनिट को हम एम्पियर में हम यूज कर, मतलब एम्पियर की तरह ऐसा यूनिट में इसको यूज किया जाता है। याद रखना। अब 1 एम्पियर क्या होता है, कितना करंट को 1 एम्पियर बोलेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको खाली बता दे रहा हूँ, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल में और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया इसका जो बेसिक यूनिट ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा एम्पियर होता है। इसके अलावा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, तुम और भी छोटे छोटे वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भी मतलब एव एम्पियर, स्टेट एम्पियर, इस तरह से और भी मतलब सीजीएस सिस्टम में उसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया इसका डायमेंशन। डायमेंशन जो दिया गया है दैट इज A1। एक बार रहेगा करंट के लिए, तो डेफिनेटली करंट के लिए तो A सिंबल यूज होता है डायमेंशन में, और उसको हम लोग डायमेंशनली A1 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इसका ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था। हमने 4-5 तो प्रॉपर्टी सिंपल पढ़ा है कि हाँ ये सब प्रॉपर्टी हमारा देखने को मिलता है करंट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि करंट, यदि एक सर्किट में हम करंट को फ्लो करा रहे हैं या एक कोई मटेरियल के थ्रू से करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो उसको मेजर करना, उसको डिटेक्ट करना, या इस तरह का चीज को कौन मतलब करंट का फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सबको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट में से कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे में से एक हो गया, पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यदि हम सर्किट में लगा देते हैं तो वो डेफिनेटली स्मॉल टू स्मॉल करंट यदि सर्किट में रहने से उसको डिटेक्ट करता है, ओनली पता लगाता है। उसमें जस्ट एक पॉइंटर होता है, जैसा तुम सर्किट में कनेक्ट करोगे पॉइंटर डेविएट हुआ मतलब समझ लेना कि वो वहां पे कुछ ना कुछ करंट डेविएट नहीं हो रहा है, तो करंट नहीं है। तो यदि हमने एक इंस्ट्रूमेंट बना कर रखा है गैल्वेनोमीटर, जो कि काम करता है, जिसका खाली इतना काम है कि सर्किट में स्मॉल टू स्मॉल, एकदम वेरी वेरी स्मॉल यदि करंट भी रहता है, एक्सट्रीमली इन्फिनिटेसिमली स्मॉल करंट भी रहता है, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, वो पता लगा लेता है कि सर्किट में उस मटेरियल में करंट है। ओके, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, जिसका काम होता है कि सर्किट में मेजर करता है कितना अमाउंट ऑफ करंट है, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है गिवन टाइम के अंदर में, इसको नापने का काम होता है एमीटर का। मतलब एमीटर एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसका काम होता है कि सर्किट में रहने वाला चार्ज का या करंट का वैल्यू पता लगाना, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितना टाइम के अंदर में। दैट विल बी मेजर्ड बाय योर एमीटर। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा क्या, एक और इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जो कि होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम होता है कि दोनों वायर के बीच में, देखो वायर का 2 एंड लिए हमने, एक वायर यहाँ, मतलब एक वायर एक जो वायर हमने यूज किया हुआ है उसका एक एंड इस तरफ है मान के चलो, और एक एंड इस तरफ है। अब मैंने बोला चार्ज का फ्लो चल रहा है एक एंड से दूसरी एंड की तरफ, तो हम समझ गए चार्ज का यदि फ्लो चल रहा है तो ऐसे ही तो फ्लो नहीं करेगा, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कैपेसिटर के चैप्टर में, तो पॉइंट को याद रखना, दोनों एंड के बीच में जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे तब तक कोई चार्ज का फ्लो होने से मतलब होना ही नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब यदि करंट फ्लो कर रहा है हमने देखा, तो डेफिनेटली दोनों एंड के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस रहा ही होगा।
तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट बना के रखा हुआ है, डिवाइस बना रखा हुआ है, जिसका काम होता है कि वायर का दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना। नेक्स्ट हो गया एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम होता है एक सेल का एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली बोल सकता हूं एक सेल जब हम बनाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल के बारे में डिस्कशन कर रखा हूं, लेकिन फिर से बोलता रहा हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जैसे मान लो मेरे एक वायर मेरे पास प्रेजेंट है इस तरह से, और बोला इस वायर का हमको यहाँ पे कितना करंट पास कर रहा है हमको नापना। मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर क्या क्या लगा रखा हूँ यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली एक सेल कनेक्ट करूंगा जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जनरेट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, उसके बाद से सर्किट में करंट आने वाला है। मतलब सर्किट में करंट फ्लो कराएगा हमारा सेल। और मैंने सेल के बारे में डिटेल बता रखा था, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, सेल ऐसा एक यूनिट होता है जिसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस हो करके उसमें तुम्हारा क्या होगा, एक दो टर्मिनल होते हैं उसमें, और दोनों में जिसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और एक को उसने पॉजिटिव चार्ज कर देना है, एक को नेगेटिव चार्ज कर देना है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर में कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली चलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके थ्रू से उसका दो टर्मिनल के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, और जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली रहेगा जब तक उसके अंदर में केमिकल रिएक्शन चलते रहेंगे। और वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो सर्किट हम कनेक्ट कर देंगे, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सेल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जब इसको हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रखा हुआ है, मतलब सर्किट से कनेक्शन नहीं है, सर्किट में करंट बिल्कुल भी नहीं है, तो सर्किट में जब करंट नहीं रहेगा, तो उस समय पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और सर्किट में जब करंट फ्लो करता रहता है उस समय पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी इतना याद रख सकते हो, खाली पोटेंशियल डिफरेंस वायर का बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो नापने के लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं, और एक सेल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वो उसमें सर्किट में करंट नहीं होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ओके, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर अलग चीज होता है। पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजरमेंट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या सिंपली बोल सकते हो कि इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between the positive terminal and the negative terminal of the cell when there is no current in the circuit। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम आगे में डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल ये खाली जस्ट इंट्रोडक्शन खाली है, जरा ध्यान रखना। और भी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, रियोस्टेट है जिसका काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम जितना चाहें उतना हिसाब से रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, और भी हमारे पास एक दो इंस्ट्रूमेंट छोटे मोटे मिलेंगे आगे में, जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने में हमको मदद करते हैं। तो इस तरह से आज हमने करंट क्या होता है और करंट के बारे में छोटा मोटा पॉइंट इकट्ठा किया। एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज किया, आई इक्वल टू डी क्यू, हालांकि और भी निकलेगा ऐसे, बट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन बताया था इसको। ओके, और चार्ज का मतलब समझ लिया, और रिमेनिंग हो गया चार्ज से करंट से रिलेटेड कुछ, मतलब करंट का मतलब समझ गया। फिर नेक्स्ट हो गया करंट से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया छोटा मोटा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन किया। तो याद रखना ये सब पॉइंट्स को तुमको दिमाग में अच्छे से रखने पड़ेंगे। ओके, जिसे इससे रिलेटेड मैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम करा देता हूँ। जैसा हमारा करंट निकालने के लिए बोल रखा है, इसको और डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो मान लो करंट इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस ऐसा टाइप का प्रॉब्लम जो होता है तुमको दे रखा, सवाल में ऑलरेडी दे रखा होगा कि नहीं, एक बॉडी है उसमें जो चार्ज है ना, वो चार्ज इन टर्म ऑफ टाइम इस तरह से है, मान लो दे रखा है 2t² प्लस 3t प्लस 5, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। मतलब एक बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट है इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, क्यू इन टर्म ऑफ टाइम हम दिखा सकते हैं। तो बताओ इसमें कितना करंट आएगा। तो करंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, वही चार्ज का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, दैट इज डी क्यू बाय डी टी। ओके, तो डेरिवेटिव करने के बाद में देखो दैट इज डी बाय डी टी, अब क्यू के जगह में 2t² प्लस 3t प्लस 5, इसको डेरिवेटिव कर लेना। 2t² कितना होगा 4t प्लस 3, और उसके बाद में t का तुमको एक इंस्टेंट का टाइम दिया रहेगा कि नहीं, 5 सेकंड 6 सेकंड का दिया रहेगा, तो उसमें हम t के जगह में इसको यूज कर लेंगे, करंट का वैल्यू हमको एम्पियर में दिखा देगा।
तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी नेक्स्ट वाले में करने वाले हैं। तो हमको यहां तक ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में चार्ज क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है, करंट का फ्लो कैसा होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम इसको और आगे में डिटेल में स्टडी करेंगे।